मिस्टर उमाशंकर, लिसन टू मी। सुनो, प्रश्नावली कंप्लीट होने के जस्ट बाद जो अगला प्रश्नावली है उसके पहले कुछ प्रमेय हैं, और वो प्रमेय आपका केवल 9वीं नहीं 10वीं के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उन प्रमेयों को पहले उनके कथनों को ही डील कर लेते हैं। उन प्रमेयों को सिद्ध करने के लिए आता नहीं है। ठीक है, उन प्रमेय के कथन को अच्छे से समझिए कि वो क्या कह रहा है। मतलब ये प्रमेय जो है उसका कथन आपके प्रश्नावली के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, मतलब वो फार्मूला का काम करेगा, कह सकते हैं। ठीक, तो देखो जैसे कि आपको प्रमेय नंबर 10.5 मिला है। 10.5 में बोला गया है एक ही आधार और एक ही समांतर के मध्य बने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। देखो प्रमेय क्या कह रहा है, एक ही आधार व एक ही समांतर के मध्य बने समांतर रेखा, समांतर के बाद रेखा नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, समांतर रेखा के रेखाओं के मध्य बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक, जैसे कि ए बी, सी डी, समझना। ठीक है, ए बी सी डी हमारा एक चतुर्भुज है और दूसरा को हम यहां पर से ले लेते। देखो जी, यहां पर का नामकरण मान लो हमने कर दिया एबीसीडी के बाद क्या ले लिया हम लोगों ने ए। अब एक चतुर्भुज का नाम क्या है, ए बी सी डी। दूसरा का नाम क्या है, ए बी, अब यहां पर कोई नाम कर दो पी, और इसको नामकरण कर दो अलग क्या हो तो क्यू। ठीक है, ए बी पी क्यू, दो चतुर्भुज दिख रहा है। पहला इस एंगल से देखो ए बी सी डी, दूसरा ए बी पी क्यू। इन दोनों का आधार कैसा है, ए बी। दोनों का आधार कौन है, ए बी, एक ही आधार, और दोनों एक समांतर रेखा, ये जो दिख रहा है क्यू से कहां तक का, सी तक का, दोनों का आधार ए बी है और दोनों एक ही समांतर रेखाओं के मध्य है। ये रेखा के मध्य में बना है, मतलब इन दोनों चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर। क्या बोला, बात समझ में आया। दोनों का आधार एक हो और एक ही समांतर के मध्य में बना हो तो दोनों चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपस में कैसा होगा, बराबर। ठीक, सेम प्रोसेस, एक ही आधार और एक ही समांतर के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, वो है आपका 10.6। एक ही आधार, जैसे यहां पर एक ही आधार और एक ही समांतर के मध्य बने समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, उसके जगह में क्या आएगा, एक ही आधार। और ये यूज होता है कक्षा 10वीं में, ये यूज होता है कक्षा 10वीं में, कल ही पढ़ाया इन लोगों को, तो इसको ढंग से कर लो, वरना बच्चों को पता भी नहीं रहता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर क्यों हो रहा है। ये रीजन है, देखना, एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य या बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मान लो एक त्रिभुज है, ठीक, इस तरीके से मान लो एक समांतर रेखा गया हुआ है,
ठीक है, नामकरण इसका हमने कर दिया ए बी सी। एक अन्य रेखा गया है, सपोज यहां पर से एक अन्य त्रिभुज गया है, मान लो इसको हमने नाम कर दिया है डी। अब ए बी सी एक त्रिभुज है, ए सी डी दूसरा त्रिभुज है, और दोनों रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं के मध्य बना है। साथ ही साथ इन दोनों का आधार कौन है, बी सी। तो ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर। इन दोनों का आधार कौन है, बी सी, एक ही आधार, और समांतर रेखा इन दोनों के बीच में बना है। मान लो इसको हमने कह दिया पी क्यू, समांतर रेखा का नामकरण हमने क्या कर दिया, पी क्यू। तो एक ही आधार और एक ही समांतर के मध्य बने त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर। ये इसका रूल है। क्या वाला समझ में आया? चतुर्भुज के लिए भी और त्रिभुज के लिए सेम टू सेम, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र भी आपस में बराबर। दोनों रूल समझ में आया? अब इसके बाद आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब उसको प्रमेय के रूप में कैसे बोला गया है उसको सीखेंगे, पहले इसको करो, लिखो इसको। जनरली हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, उसको कथन के रूप में कैसे लिखा गया है उसको मैं बताता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसको कथन में कैसे लिखा गया है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है। कथन में ऐसे ही बोलेंगे, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है, एल। ये इसका हो गया कथन। जैसे कि मान लो एक त्रिभुज दिया है पी की मान, और इस पे लंब डला हुआ है पी एस, तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, इसको देखना। 1/2 गुना आधार का काम कौन करेगा, क्यू आर। जिस पर लंब डला है वो आधार, तो आधार कौन हो जाएगा, क्यू आर, और जो लंब डला है ऊंचाई, ऊंचाई का काम कौन करेगा, पी एस। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, 1/2 गुना क्यू आर गुणा में पी एस। ये हो जाएगा इसका सूत्र, जिसको हम कथन के रूप में इस तरीके से लिखे हैं। अब 10.8 10.8 में क्या बोला गया है, किसी त्रिभुज के दो भुजाएं असमान हैं, असमान मतलब बराबर नहीं है, तो बड़े भुजा के सामने के कोण बड़ा होगा। जैसे कि ए बी सी, मान लो हम तुलना करें ए बी और बी सी के मध्य में या ए सी के मध्य में, जैसे भी हो, तो इसमें बड़ा भुजा कौन है, ए बी बड़ा भुजा है, बी सी। तो बी सी के सामने के कोण का नाम क्या है, ए। तो ए का मान इसके सामने के कोण सी के मान से क्या होगा, बड़ा। बड़ा जिस भुजा, जो भी भुजा बड़ा रहेगा तो उसके सामने के कोण भी कैसा रहेगा, बड़ा। बड़ा भुजा के सामने का कोण बड़ा, छोटे भुजा के सामने का कोण छोटा। सिंपल सी बात है, जितना बड़ा भुजा रहेगा उतना ही बड़ा उसका मुंह खुलेगा। मुंह खुलेगा मतलब वो कोण कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। छोटा है भुजा तो मुंह छोटा कम खुलेगा, कम खुलेगा मतलब वो कोण कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। तो इसमें क्या बोला गया है, किसी त्रिभुज के
दो भुजा असमान हो, असमान मतलब बराबर ना हो, असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा, बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा। जैसे कि इसमें हम AB और BC के बीच में तुलना कर रहे हैं ना, तो AB से बड़ा कौन है, AB से बड़ा कौन है, BC। तो इसमें AB के सामने का कोण, AB के सामने का कोण कौन है, C। कोण C से बड़ा BC के सामने का कोण कौन है, A। कोण C से बड़ा कौन रहेगा, कोण A। AB से बड़ा कौन है, BC। तो AB के सामने के कोण C जो उससे बड़ा कौन होगा, नहीं समझ में, 10.9। किसी त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ा, बात वही है, बस उल्टा कर दे। किसी त्रिभुज के बड़े कोण के सामने की भुजा, बड़े कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा बड़ी होती है। जस्ट इसको उल्टा कर लो। अब कोण से भुजा से हम कहा गए थे, कोण। अब जैसे कि इसमें कौन सा कोण बड़ा है, कोण A बड़ा है, कोण A बड़ा है किससे, कोण C से, कोण C से। तो A के सामने की भुजा BC ये बड़ा रहेगा किससे, C के सामने की भुजा AB से। ये बोल रहे बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा और बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ा। यदि कोण बड़ा तो उसके सामने की भुजा बड़ा, यदि भुजा बड़ा तो उसके सामने के कोण बड़ा। 10.10। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी भुजा से बड़ी होती है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। अब देखो, मान लो इसको हमने कह दिया कितना, 5, इसको कह दिया मान लो कितना, 3, और इसको मान लो कह दिया कितना, मान लो इसको हमने कह दिया कितना है, 2। अब 2 और 3 यदि है और इसके योगफल कितना है, 5 के बराबर, तो इस माप का त्रिभुज बनने वाला नहीं है। जब भी दो भुजाओं को जोड़े तो हमेशा तीसरी भुजा से कैसा होना चाहिए, बड़ा। तो 2 और 3 छोटी छोटी दो भुजाओं को हमने जोड़ा तो बड़ी भुजा के बराबर हो गया, तब भी उस माप का त्रिभुज बनने वाला नहीं है। तो जब भी आप त्रिभुज की माप देखेंगे तो एक मान लो 2 है, एक मान लो 6 है और एक मान लो कितना है, 3 है। ठीक, अब इन छोटे छोटे को उठा लो तो 3 और 2 मिला के क्या हो रहा है, 5, जो सबसे बड़ी भुजा से कैसा है, छोटा। तो इस माप का भी त्रिभुज आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। क्या बोला, बात समझ में आया? तो इसलिए आप ध्यान से देखना, 3, 4 और मान लो क्या हो गया, 5। अब इसके छोटी छोटी भुजाओं को जोड़ो, छोटी छोटी भुजा 3 और 4 को हमने जोड़े तो कितना आया, 7, जो बड़ी भुजा से कैसा है, बड़ा। तो इस माप का त्रिभुज आप बना सकते हो। तो जब भी त्रिभुज के 3 भुजाओं का माप मिला रहेगा उस स्थिति में आप दो छोटे छोटे भुजाओं को जोड़ना और उन छोटे छोटे भुजाओं का योगफल यदि बड़ी भुजा से बड़ा होगा तभी आपको उस माप का त्रिभुज बनाने को मिलेगा या बन सकता है। छोटी छोटी भुजाओं का योगफल बड़े त्रिभुज के बराबर भी हुआ, सॉरी बड़े भुजा के बराबर भी हुआ या उससे कम हुआ तो उस माप का त्रिभुज नहीं बनेगा। क्या बोला, बात समझ में आया? तो इस तरीके से आपका
सभी प्रमेय कंप्लीट। ठीक, एक क्वेश्चन और प्रश्नावली का देखेंगे, देखोगे इसको? हाँ चलो, तो फिर इसको पुस्तक से कर लेना। प्रश्नावली का एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक्चुअल में क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक, देखो प्रश्नावली 10.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, उसमें बोला गया है एक चित्र है और इस चित्र में कोण बी छोटा है किससे? कोण ए से। बी छोटा है किससे? ए से। और सी छोटा है किससे? डी से। तो हमको बताना है कि एडी छोटा होगा किससे? बी से। एडी छोटा होगा किससे? बी से। अब ज्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना, सुनो, क्योंकि कोण बी छोटा है कोण ए से, तो आपको पता है बड़े भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटे भुजा के सामने का कोण छोटा। तो कोण बी के सामने की भुजा कौन है बताओ? कोण बी के सामने की भुजा कौन है? कौन है? त्रिभुज में इंटर करना है, त्रिभुज में बी के सामने का भुजा कौन है? ए ओ। तो यहां पर आ गया कौन? ए ओ छोटा होगा किससे? ए के सामने की भुजा। ए के सामने की भुजा कौन है? बी ओ। ये आ गया बी ओ। और इसको दे देना क्या? समीकरण नंबर ए। सेम प्रोसेस पुनः सी के कौन से सी के सामने की भुजा, इस त्रिभुज में इंटर करोगे ओडी या डीओ। कौन सी छोटा है कौन डी से, है ना? तो कौन सी के सामने की भुजा आपने क्या बताया? ओडी, ये छोटा रहेगा डी के सामने की भुजा ओ सी से। क्या है? क्या? ओ सी। इसको दे देना समीकरण नंबर 2। फिर ज्यादा कुछ नहीं करना, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देना। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ए ओ के साथ कौन आएगा? ओडी। ए ओ के साथ कौन आएगा? ओडी। और यहां पर सिंबल क्या लग जाएगा? छोटा है। बी ओ के साथ कौन आ जाएगा? ओसी। अब ए ओ और ओडी मिला के, ए ओ और ओडी, ए ओ ओ डी मिला के क्या देगा? ये आ गया एडी। छोटा है बी ओ ओ सी, बी ओ ओ सी क्या मिल जाएगा? बी सी। यही हमको करना था सी, मतलब एडी छोटा है किससे? बी सी से। कर लोगे? अब उदाहरण से जो क्वेश्चन बन जाए ट्राई कर लेना, ना बने तो फिर आगे देखेंगे हम लोग।